हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनके एडुकेयर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम बहुत करीब है और अब आपको चाहिए लॉट्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसलिए एनके एडुकेयर लेकर आया है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेशन, जो आने वाली सीटेट एग्ज़ाम 24 दिसंबर 2022 के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। एंड गाइस, आई एश्योर यू दैट सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ट होंगे, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे। अ चाइल्ड लर्न्स टू ग्रास्प लार्ज थिंग्स such as a ball with hands before learning to pick up a pea using pincer grasp. Which principle of development does this illustrate? A. Cephalocaudal, B. Proximodistal, C. Equilibration, D. Conservation. क्वेश्चन कहता है कि बच्चा छोटी चीजों को उठाने से पहले वो बड़ी चीजों को उठाना सीखता है। क्योंकि किस तरह की प्रिंसिपल डेवलपमेंट है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट किस तरह की है? सेफेलोकॉर्डल है, प्रोक्सिमोडिस्टल है, इक्विलिब्रेशन है, कंजर्वेशन है। कि बच्चा सबसे पहले बड़ी चीजों को उठाना सीखता है, क्योंकि बच्चा बहुत ही आसानी से बॉल उठा सकता है अपनी हैंड की यूज से, राइट? लेकिन बच्चा पिन नहीं उठा सकता, छोटी पिन इजी वे में उठा नहीं सकता। रीजन क्या है? रीजन ये है कि बच्चे में पिंसर ग्रैस्प जो होती है, पिंसर ग्रैस्प डेवलप नहीं कर पाता है। ये पिंसर ग्रैस्प क्या होता है? पिंसर ग्रैस्प एक्चुअली होल्डिंग कैपेसिटी होती है बच्चों, होल्डिंग कैपेसिटी होती है बच्चों की थंब और फिंगर के बीच की, राइट? बच्चों में ये होल्डिंग कैपेसिटी मीन्स पिंसर ग्रैस्प डेवलप नहीं कर पाता है, इसलिए बच्चा जो है आसानी से छोटी चीजों को नहीं उठा सकता है, बल्कि बड़ी चीजों को आराम से उठा सकता है। सो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है और ऑप्शन बी करेक्ट है, प्रोक्सिमोडिस्टल। ऑप्शन बी करेक्ट है, प्रोक्सिमोडिस्टल, क्योंकि प्रोक्सिमोडिस्टल में ही बच्चा जो है सबसे पहले बड़ी चीजों को उठाना सीखता है, उसके बाद वो छोटी चीजों को उठाता सीखता है। आई बात समझ में? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं, डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम दी फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फेंसी, प्री नेटल स्टेज, प्री चाइल्डहुड स्टेज, पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कहते हैं कि डेवलपमेंट की शुरुआत, विकास की शुरुआत किससे होती है? विकास की शुरुआत किससे होती है? क्या इन्फेंसी से होती है, प्री नेटल स्टेज से होती है, चाइल्डहुड स्टेज से होती है, पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज से होती है? तो सबसे पहले हम समझेंगे ये इन्फेंसी की जो एजेस है वो कब की है, मीन्स कब से कब तक इन्फेंसी की एजेस होती है। देन इन्फेंसी की एजेस होती है बर्थ टू 2 years, राइट? बर्थ टू 2 years के जो बीच की मीन्स एज होती है वो इन्फेंसी की होती है, राइट? और प्री नेटल स्टेज जो होती है 240 डेज और हम कह सकते हैं 9 मंथ और 9 मंथ्स के बीच की होती है। और प्री चाइल्डहुड स्टेज को हम कहते हैं, प्री चाइल्डहुड स्टेज जो होती है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टॉय एज। इसे हम टॉय एज भी कह सकते हैं। ओके, ये जो होती है स्टेज, ये 2 से 6 ईयर्स के बीच की होती है, 2 to 6 ईयर्स के बीच की होती है। और पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज जो होती है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लेटर चाइल्डहुड स्टेज, ये 6 से 12 ईयर्स के बीच की होती है, राइट? तो सबसे पहले डेवलपमेंट किस स्टेज में स्टार्ट होती है? हम देख सकते हैं यहाँ पे ये बर्थ टू 240 डेज और 9 मंथ, 240 डेज और 9 मंथ। बच्चा जब 9 मंथ से पहले वाली जो स्टेज होती है प्री नेटल स्टेज, ओके, प्री नेटल स्टेज से ही डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, इसलिए सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या कहते हैं? द सुपर ईगो इज द इक्विवेलेंट ऑफ व्हाट इज मोर कॉमनली नोन एज कॉन्शियंस, पर्सनैलिटी, लिबिडो, नार्सिज्म। सुपर ईगो किससे रिलेटेड है? मोर कॉमनली, ज्यादातर सुपर ईगो जो है इन 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन से ज्यादा रिलेटेड है? पर्सनली जो हमारी पर्सनालिटी होती है, पर्सनालिटी जो होती है वो 3 टायर सिस्टम होती है, 3 टायर सिस्टम होती है। इसमें हमारा होता है ईड, 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 ईड,
ईगो एंड सुपर ईगो। सुपर ईगो, सुपर ईगो होती है। यू नो, इनमें जो है बच्चा टोटली अनकॉन्शियस होता है, उसे कुछ पता नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है। ओके, क्या सही है क्या गलत है बच्चा में कुछ पता नहीं होता। ओके, यू नो व्हाट, बच्चा कुछ पता नहीं होता क्या सही है क्या गलत है। बच्चे चॉकलेट की डिमांड करता रहता है, मुझे चॉकलेट चाहिए चॉकलेट चाहिए, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि पेरेंट्स के पास पैसे हैं या नहीं है। ओके, और जो ईगो वाली बात होती है वो बीच की होती है, पार्टली कॉन्शियस होती है पार्टली अनकॉन्शियस होती है। कभी बच्चा समझ भी जाता है, कभी बच्चा समझ नहीं पाता। ओके, और सुपर ईगो की जब बात आती है, और जब सुपर ईगो की बात आती है तो सुपर ईगो में बच्चा टोटली कॉन्शियस हो जाता है। कॉन्शियसनेस से रिलेटेड है सुपर ईगो। सुपर ईगो रिलेटेड है कॉन्शियसनेस से। ओके, क्योंकि इसे बच्चे में समझदारी आ जाती है, मोरालिटी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। ओके, इसलिए हम इसे कहते हैं दैट सुपर ईगो इज टोटली बेस्ड ऑन कॉन्शियसनेस। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टडी स्किल? A. Writing formal reports. B. Note taking. C. Using a dictionary. D. Getting information from encyclopedia. Okay. क्वेश्चन कहता है कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है एक स्टडी स्किल नहीं है, नॉट अ स्टडी स्किल। कौन सा ऑप्शन स्टडी स्किल नहीं है? फॉर्मल रिपोर्ट, राइटिंग फॉर्मल रिपोर्ट, नोट टेकिंग, डिक्शनरी को यूज करना, इंफॉर्मेशन लेना इंसाइक्लोपीडिया से, इनमें से कौन सा स्टडी के स्किल नहीं है? देन आई वांट टू टेल यू, क्या आप आंसर दे सकते हैं? चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में रिटन कर सकते हैं, यू कैन राइट डाउन कर सकते हैं। आप अपना टेस्ट खुद से लेते रहिए, कितने क्वेश्चन करेक्ट होते हैं किसने रॉन्ग होते हैं। ओके, तो चलिए आंसर दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? चलिए मैं ही बता देती हूँ। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। क्योंकि राइटिंग फॉर्मल रिपोर्ट कोई एक स्टडी स्किल नहीं है, नोट टेकिंग स्टडी स्किल है, डिक्शनरी को यूज करना भी स्टडी स्किल है, इंसाइक्लोपीडिया से इंफॉर्मेशन लेना भी एक स्टडी स्किल है, लेकिन फॉर्मल रिपोर्ट्स को राइटिंग करना ये कोई स्टडी स्किल नहीं है। राइट ना? सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A particle is moving in a circular path of radius r. The displacement after half circle would be A 0, B pi r, C 2r, D 2 pi r. क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कहता क्या है? एक्चुअली कहते हैं कि एक पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ पे मूव करता है जिसकी रेडियस कितनी है? r है। जिसकी रेडियस कितनी है? रेडियस कितनी है? r है। ठीक है। The displacement after half a circle would be, अगर ऑब्जेक्ट हाफ सर्कल लगाता है यहां से यहां तक, हाफ सर्कल है, ये सेंटर है। ओके, ये सेंटर है ना, दिस सेंटर, और यहां से तक रेडियस है, और यहां से यहां भी रेडियस हो जाएगी। सो हाफ सर्कल की बाद ओके मीन जब वो हाफ सर्कल कंप्लीट करता है देन हाफ सर्कल तक जाने की जो डिस्प्लेसमेंट होगी क्या होगी? व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट आफ्टर कंप्लीटिंग हाफ सर्कल? अगर हम ध्यान से देखें, ये 0 है, सेंटर है, यहां से यहां रेडियस है, और यहां से यहां कंप्लीट डायमीटर है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच के जो डिस्टेंस होती है उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, और फाइनल पोजीशन यहां है, और यहां से यहां तक क्या है? ये डबल आर है, 2r। यहां ये फाइनल है और ये इनिशियल है, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या है? एक्चुअली इतनी r है, और ये भी यहां से यहां r है, क्योंकि रेडियस इक्वल होती है सेंटर से। आप यहां से लो, यहां से लो, रेडियस इज ऑलवेज इक्वल। सो डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की है। राइट ना? इनिशियल, फाइनल और इनिशियल के बीच की दूरी हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसलिए डिस्प्लेसमेंट हमारी हो जाएगी 2r। 2r, r की डबल है ना, यहां से यहां डायमीटर हो जाती है r की डबल, और यही हमारी डिस्प्लेसमेंट है। सो ऑप्शन 2r इज करेक्ट। आप भी चेक कर लीजिए क्या आपका आंसर करेक्ट है, करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। सपोज अ बॉय इज एंजॉयिंग अ राइड ऑन अ मेरी गो राउंड
which is moving with a constant speed of 10 meter per second. It implies that the boy is option A, at rest, B, moving with no acceleration, C, in accelerated motion, D, moving with uniform velocity. क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कहता क्या है? क्वेश्चन कहते हैं कि एक बॉय एंजॉय करता है राइड मेरी गो राउंड पे। मेरी गो राउंड पे बच्चा जो है बैठा है, एंजॉय कर रहा है राइड, क्योंकि गोल गोल घूमती है ये, राइट ना। बच्चा बैठा है यहाँ पे, तो आप बताएं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा कि दैट द चाइल्ड इज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड। बच्चा जो है कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है रेस्ट। क्या बच्चा रेस्ट पे है? नो, ये रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग। मूविंग विद नो एक्सेलरेशन, बच्चा एक्सेलरेट करता ही नहीं है, पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है, ये भी रॉन्ग है। मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहे हैं, ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता है। कभी कभी स्पीड बढ़ जाती है, कम जाती है। ओके, मूविंग विद द कांस्टेंट विच इज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से चल रहे हैं, तो क्या बताता है इसमें कि कौन सा करेक्ट है? देन ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, इन एक्सेलरेटेड मोशन। बच्चा जो है एक्सेलरेटेड मोशन में है, बच्चा मोशन में है, क्योंकि मेरी गो राउंड अगर मूव कर रही है तो साथ साथ बच्चा भी तो मूव कर रहा है, रेस्ट में नहीं हो सकता। एक्सेलरेशन नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये कोई गारंटी नहीं है, राइट। इसलिए सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा कि बच्चा एक्सेलरेशन में है, बच्चा अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, इनिशियल और फाइनल के बीच की डिस्टेंस चेंज हो रही है। यस और नो? A body of mass 1 kg is attracted by the earth with a force which is equal to A 9.8 Newton, B 6.67 into 10 to the power 11, C 1 Newton, D 9.8 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन कहता है कि एक बॉडी है जिसकी मास कितनी है? एक बॉडी है जिसकी मास कितनी है? 1 kg, मास 1 kg है, और वो ऑब्जेक्ट को अर्थ अट्रैक्ट करती है एक फोर्स से, राइट। किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अट्रैक्ट करती है, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो अर्थ उस पर फोर्स लगाती है 1 kg ऑब्जेक्ट पे। तो कितनी फोर्स अर्थ अट्रैक्ट लगा रही है, मीन्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, कितने फोर्स वो उसे अट्रैक्ट कर रही है। ओके, वी हैव टू फाइंड द फोर्स अट्रैक्टेड बाय द अर्थ। ओके, फोर्स अट्रैक्टेड बाय द अर्थ, अर्थ कितना फोर्स लगा रही है। तो W इक्वल्स टू mg। व्हाट इज W? द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। W इक्वल्स टू होती है mg, मास इनटू, मीन्स ये फोर्स है, W एक्चुअली एक फोर्स होती है, और फोर्स चाहे वो अर्थ लगाए या कोई भी लगाए, यहाँ पे फोर्स है, दिस इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। ओके, तो यू नो व्हाट, एंड W इक्वल टू mg होता है। m स्टैंड फॉर मास, मास कितनी है यहाँ पे? 1 kg, मास 1 kg है। एंड ग्रेविटेशन कितनी होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? 9.8 मीटर पर सेकेंड होती है। ओके, अब हम 9.8 बन जा 9.8। और वेट क्या है? व्हाट इज वेट? वेट एक अपने आप में एक फोर्स है। दिस वेट इज अ फोर्स अट्रैक्टेड बाय द अर्थ। हम कह सकते हैं अर्थ ग्रेविटी, फोर्स अट्रैक्टेड बाय द अर्थ। ओके, सो द वेट ऑफ means the weight of the earth means the force by which earth attract, जिस फोर्स से अर्थ अट्रैक्ट करती है, that force is 9.8 न्यूटन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि 9.8 न्यूटन फोर्स से अर्थ जो है उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है जिसकी मास कितनी है? 1 kg। अंडरस्टूड? आई बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज becomes 6 times more than the usual distance the force becomes। ओके, कह रहे हैं, हाँ पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है 36 टाइम्स, बी 6 टाइम्स, सी 12 टाइम्स, डी 1/36 टाइम्स। क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कहता है कि दो बॉडीज के बीच में, ये दो बॉडीज है, ओके, टू बॉडीज के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज बिकम 6 टाइम्स। कि सपोज दो बॉडीज के बीच की जो डिस्टेंस है वो हम डी लेते हैं, ओके, लेकिन कह रहा है कि अगर ये डी कितनी हो जाती है? 6 टाइम हो जाती है, 6 टाइम हो जाती है।
देन द फोर्स बिकम्स, फोर्स क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, दो ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस कितनी हो जाती है, ये m1 है, ये m1 है और ये m2 है, ओके ये दो है m1 एंड m2, राइट। m1 और m2, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मास m1 है, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास m2 है, और ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस कितनी है, d है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम डिस्टेंस 6 टाइम बढ़ा देते हैं, 6 टाइम्स हो जाता है, जब ये डिस्टेंस 6 टाइम हो जाती है, ओके d का 6 टाइम, देन व्हाट इज द फोर्स, फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स कितना बन जाएगा। देन यू नो अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन, gravitational law of universal law of gravitation, force is directly proportion to m1 m2, force directly proportion होती है m1 और m2 की, and inversely proportion to the square of the distance between them, दोनों की स्क्वायर जो होती है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसकी स्क्वायर की इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। और हम इसे शॉर्ट में कर सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू 1/d स्क्वायर, 1/d स्क्वायर, 1/d स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लेते हैं 1/d स्क्वायर, यहाँ पे d कितना है, यहाँ पे d हमारा हो जाता है, d कितनी है 6d, देन फोर्स क्या हो जाएगा, देन फोर्स विल बी 1/d स्क्वायर, d कितनी है, जब d हो जाती है 6 टाइम, डिस्टेंस की 6 टाइम d हो जाती है, डिस्टेंस 6 टाइम हो जाती है, तो देन व्हाट विल बी फोर्स, देन F इक्वल्स टू 1/6 का स्क्वायर 36d स्क्वायर, 36d स्क्वायर। सो आंसर विल बी 1/36। जब डिस्टेंस, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस 6 टाइम बढ़ जाती है, देन फोर्स कितनी हो जाती है 1/36, आप देख सकते हैं 1/36 टाइम। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हुआ। अंडरस्टूड, आई बात समझ में। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ ग्रेविटेशन, क्लास 9 का क्वेश्चन है ग्रेविटेशन चैप्टर से, ओके। अ चाइल्ड स्टार्ट्स टू क्राई व्हेन हिज ग्रैंडमदर टेक्स हिम फ्रॉम हिज मदर्स लैप। द चाइल्ड क्राइज ड्यू टू A. Social anxiety, B. Emotional anxiety, C. Stranger anxiety, separation anxiety। क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कहता है कि जब बच्चा को उनकी जो ग्रैंड मदर है, उनकी माँ की गोद से, लैप से, मदर की लैप से जब उठाती है तो बच्चा रोना शुरू कर देता है, क्राई करना शुरू कर देता है। देन विच वन इज, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, बच्चा क्यों रोता है, वाई डज द चाइल्ड क्राई, बच्चा क्यों रोता है, कौन सा मीन्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, रीजन क्या है, क्या बच्चा में सोशल एंजाइटी आ जाती है, इमोशनल एंजाइटी हो जाती है, या स्ट्रेंजर एंजाइटी है, या सेपरेशन एंजाइटी है, स्ट्रेंजर होने का डर आ जाता है, सेपरेशन का डर हो जाता है, सामाजिक एंजाइटी हो जाती है, या इमोशनल एंजाइटी होती है। देन यू नो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। बच्चा जो है अपनी माँ से इमोशनली अटैच हो जाता है, ओके, इमोशनली अटैच रहता है। तो जब माँ उनकी ग्रैंड मदर अपनी उनकी मदर की लैब से उठाती हैं तो वो इमोशनली एंजाइटी फील करता है, ओके, क्योंकि वो माँ से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच होता है। सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ओके। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। व्हाट आर सम इम्प्लीकेशंस फॉर टीचर्स, टीचर्स के लिए कौन कौन से इम्प्लीकेशंस हैं। Teachers should assume that girls and boys are not interested in an activity that may be typically associated with gender or the child others, okay? बच्चा को ये मान लेना चाहिए कि बच्चे जो हैं बॉयज एंड गर्ल्स जो है इंटरेस्ट नहीं लेते किसी एक्टिविटी में। रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि हो सकता है कि जेंडर, ओके, ये एसोसिएटेड है जेंडर से, या कोई अदर मैटर हो सकता है। ये क्या टीचर को मान लेना चाहिए कि जेंडर से रिलेटेड होने की वजह से, एसोसिएटेड होने की वजह से, या और कोई अदर वे से एसोसिएटेड होने की वजह से बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। और ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ टॉयज दैट एक्सपोज चिल्ड्रेन टू डाइवर्स जेंडर रोल्स, या ऑफर करना चाहिए एक वाइड रेंज टॉयज की, यानी टॉयज बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टॉयज प्रोवाइड करने चाहिए जो उन्हें एक्सपोज करें डाइवर्स जेंडर रोल से, अलग अलग जेंडर रोल से उन्हें एक्सपोज करें। सी है डेवलप क्लासरूम मैसेज दैट एम्फेसिस जेंडर स्टेरियोटाइपिंग लैंग्वेजेस, हमें क्लासरूम में ऐसा मैसेज डेवलप करना चाहिए जो इस चीज पे जोर दे, जेंडर मीन्स स्टेरियोटाइपिंग लैंग्वेज पे जोर दे, ओके, स्टेरियोटाइपिंग लैंग्वेज पे जोर दे। किसी की लैंग्वेज को आप मीन्स बोलना, किसी की लैंग्वेज को डोमिनेट करना, किसी की लैंग्वेज को नीचे दिखाना, राइट।
किसी की लैंग्वेज को आप मीन्स कहना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मिजोरम से या सॉरी कहीं से कोई बच्चा अगर बिलोंग करते हैं और अपनी लैंग्वेज में बोलता है, मातृभाषा में बोलता है, तो दूसरे बच्चे उन्हें देखकर हंसते हैं। तो क्या ये सही है? इस तरह की चीजें होनी चाहिए क्लास में, स्टडी टाइपिंग लैंग्वेजेस होनी चाहिए? नो। सो ए बी सी ये हमारे ऑप्शन जो होंगे यहाँ पे ये गलत है। ए भी रॉन्ग है, बी भी रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है। देन ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। ऑप्शन डी क्या होगा? ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ टॉयज, बुक्स एंड गेम दैट एक्सपोज चिल्ड्रेन टू डाइवर्स जेंडर रोल्स। ओके, बच्चों को ऑफर करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा टॉयज, बुक्स एंड गेम्स जो उन्हें एक्सपोज करे डाइवर्स जेंडर रोल्स के बारे में, अलग अलग जेंडर रोल्स के बारे में उन्हें एक्सपोज करे। ये क्या क्या चीजें हैं, जेंडर रोल्स क्या क्या होती हैं, ओके, वो उन्हें एक्सपोज कर सके। इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 11, एसिटिक एसिड इज वीक एसिड बिकॉज 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज एसिडिक, इट इज हाईली आयोनाइज्ड, it is weakly ionized, it contains the COH group, which one is correct? कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कहते हैं कि एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड। रीजन क्या है? क्या ये एक एसिड की एक्वस सॉल्यूशन है? इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज एसिडिक। क्या इसके जो एक्वस सॉल्यूशन है वो एसिडिक है? ये रीजन है? नो। इट इज हाईली आयोनाइज्ड। क्या ये हाईली आयोनाइज्ड है? देखते हैं। इट इज वीकली आयोनाइज्ड, देखते हैं। इट कंटेन्स द COH ग्रुप। क्या ये रीजन है कि इसकी जो मीन्स ये बिलोंग करते हैं ग्रुप COOH ग्रुप से? देन देखते हैं, समझते हैं। NaCl सॉल्ट, ये टूट जाता है, आयोनाइज हो जाता है सोडियम एंड क्लोरीन में। पॉजिटिव चार्ज आती है और नेगेटिव चार्ज आती है। ये पूरी तरह से कंप्लीट ब्रेक होती है, कंप्लीट आयोनाइज होती है NaNCl में। लेकिन यहाँ पे एसिटिक एसिड जिसे हम कहते हैं CH3COOH, दिस इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज वीक एसिड जिसका फॉर्मूला है क्या है? CH3COOH। अब इसे देखते हैं, ये किस में टूटता है? ये आयोनाइज्ड होते हैं CH3COO एंड H में। ये नेगेटिव है, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। बट द रीजन इज दैट ये कंप्लीट पूरी तरह से नहीं टूट पाता, वीकली आयोनाइज्ड होता है। दिस इज वीकली आयोनाइज्ड। कंप्लीट जितने टूटना चाहिए कंप्लीटली वो कंप्लीट नहीं टूट पाते हैं, इसीलिए इसे हम कहेंगे वीकली आयोनाइज्ड। ये वीकली आयोनाइज्ड है, दिस इज करेक्ट। ये वीकली आयोनाइज्ड है। यहाँ पे NaCl कंप्लीटली फुल्ली टूट जाता है, ओके, ब्रेकअप हो जाता है NaNCl में, आयोनाइज हो जाता है सोडियम एंड क्लोरीन में। सो ये है हाईली आयोनाइज्ड, और यहाँ पे CH3COOH ये है वीकली आयोनाइज्ड, क्योंकि ये वीकली टूटता है, पूरी तरह से कंप्लीट टूट नहीं पाता, पार्शियल टूटता है, पार्शियल ब्रेकडाउन होती है, इसलिए हम कहेंगे कि ये वीकली आयोनाइज्ड है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इनमें से क्वेश्चन कहते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन के काम में कौन कौन आते हैं? सोडियम कार्बोनेट, एसिटिलाइन, मिथाइल सैलिसाइलेट, सोडियम बेंजोएट। विच वन इज करेक्ट? देन सोडियम कार्बोनेट ये एक प्रिजर्वेटिव नहीं है, एसिटाइलिन ये भी प्रिजर्वेटिव नहीं है, मिथाइल सैलिसाइलेट ये भी प्रिजर्वेटिव नहीं है। सोडियम बेंजोएट इज करेक्ट बिकॉज इट इज यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। इसे हम फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज करते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अंडरस्टूड? आई समझ में? सोडियम बेंजोएट इसे आप माइंड में रख लें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, अक्सर ये क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, ये वाले क्वेश्चन स्पेशली। सोडियम बेंजोएट इज यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव, इसे अपने माइंड में रखें, सेट कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13, क्लोनिंग इज अ मोड ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन, asexual production, both A and 1 and 2 and D none of these. Which one is correct option?
इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा कि क्लोनिंग एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, किस तरह की, सेक्सुअल है, एसेक्सुअल है, एन 1 and 2 दोनों, सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों है, ये नन ऑफ दिस. They remember guys that cloning is a mode of asexual reproduction. This is cloning is a mode of asexual reproduction. आर्टिफिशियल वे से क्लोनिंग की जाती है. सो ये है asexual प्रोडक्शन. ऑप्शन बी इज करेक्ट. ऑप्शन बी करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 14 कहते हैं डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद मेंटल डिसऑर्डर, मैथमेटिकल डिसऑर्डर, रीडिंग डिसऑर्डर या बिहेवियरल डिसऑर्डर. देन आई वांट टू टेल यू दैट डिसलेक्सिया इज बेसिकली रीडिंग डिसऑर्डर. किस तरह की डिसऑर्डर है? रीडिंग डिसऑर्डर. डिस्ग्राफिया होती है हमारी, इसे जानना बहुत जरूरी है, इसे याद माइंड में रखें. डिस्ग्राफिया होती है, राइटिंग डिसऑर्डर होती है, ये राइटिंग. ओके, सो इसे याद रखें दैट डिसलेक्सिया इज अ रीडिंग डिसऑर्डर. ये रीडिंग डिसऑर्डर है. डिस्ग्राफिया राइटिंग डिसऑर्डर होती है. डिसकैल्कुलिया कैलकुलेशन डिसऑर्डर होती है. बहुत तरह के डिसऑर्डर्स हैं जो आपको सीटेट में पढ़ने हैं, बट ये डिसऑर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डिस्टोपिया, डिस्मोर्फिया, एफेजिया, एडीएसडी एंड ऑटिज्म, बहुत तरह के होते हैं. बट ये डिसऑर्डर डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अपने माइंड में रखें. सो डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद रीडिंग डिसऑर्डर. आई बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर. डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. डेवलपमेंट कभी खत्म न होने वाली प्रक्रिया है. ये किससे एसोसिएटेड है? प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन. देन दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी. करेक्ट आंसर विल बी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, क्योंकि ये कंटिन्यू रहती है, कभी भी खत्म ना होने वाली प्रक्रिया है ये. जब तक आपकी लाइफ है डेवलपमेंट होती रहेगी. चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर. Animals exhibiting external fertilization produce a large number of gametes. Pick the appropriate reason from the following. Option A. The animal are small in size and want to produce more offspring. B. Food is available in plenty in water. C. To ensure better chance of fertilization. D. Water promotes production of large number of gametes. सबसे पहले हम ये समझेंगे कि गैमेट किसे कहते हैं. गैमेट मीन्स रिप्रोडक्टिव सेल. गाइज अंडरस्टैंड, गैमेट मीन्स होती क्या है? अब गैमेट मीन्स रिप्रोडक्टिव सेल होती है. रिप्रोडक्टिव सेल, रिप्रोडक्टिव सेल. सो फटाफट आप आंसर लिख के बताएं कमेंट बॉक्स में कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें से. गैमेट एक रिप्रोडक्टिव सेल है. ओके, यहाँ पे एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन मीन्स यूनियन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. स्पर्म एंड ओवम. स्पर्म मेल गैमेट है एंड ओवम इज अ फीमेल गैमेट. ओवम इज अ फीमेल गैमेट. जब ये स्पर्म एंड ओवम फ्यूज करते हैं आपस में तो किसकी फॉर्मेशन होती है? मीन्स क्या होता है? जायगोट की फॉर्मेशन. और इस जो ये प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन जो जिन मीन्स एनिमल्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, बाहरी फर्टिलाइजेशन होती है, बाहरी निषेचन होती है, जैसे कि फ्रॉग्स में, फिश में. ओके, ये सब बाहर अपने अंडे को रिलीज कर देते हैं. जैसे फीमेल जो होती है बाहर अपना अंडा छोड़ देती है. ओके, मेल का स्पर्म आता है और फ्लोट करते हुए मोटाइल होता है मेल का स्पर्म, और ये फीमेल के ओवम से फर्टिलाइज करता है. तो आप देख सकते हैं कि फ्रॉग कितनी ज्यादा अंडा को मीन्स अंडे को रिलीज करती है, बहुत ज्यादा अंडे रिलीज करती है. रीजन क्या हो सकता है? क्या इसलिए क्योंकि वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो छोटे जीव होते हैं और ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हैं अपने ऑफस्प्रिंग. या फूड इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन वाटर, क्योंकि पानी में बहुत ज्यादा फूड है, ये रीजन हो सकता है. ये रीजन हो सकता है. ये भी नहीं, ये भी नहीं. टू इंश्योर बेटर चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन, या दिस इज करेक्ट. ये इसलिए अपने इतने ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, अंडे रिलीज करते हैं, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में लार्ज नंबर ऑफ गैमेट प्रोड्यूस करते हैं ताकि इन्हें बेटर चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन मिल जाए. अगर ये ज्यादा अंडे रिलीज करते हैं, ये ज्यादा नंबर ऑफ गैमेट्स रिलीज करते हैं, तो चूंकि ये मीन्स इनकी कोई सेफ्टी नहीं होती, जस्ट लाइक ह्यूमन या मीन्स लार्जर एनिमल्स, क्योंकि लार्जर एनिमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है.
और ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में पानी में, जैसे मेढक अपने पानी में मीन्स ओवम को रिलीज कर देते हैं, तो इनके चांसेस होती हैं, कुछ तो मीन्स अंडे इन्हें कोई और पानी में रहने वाले जीव जंतु होते हैं वो खा लेते हैं, कुछ खराब हो जाते हैं, तो एटलीस्ट उनमें से कुछ तो सर्वाइव करेंगे, चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन होगी, कुछ तो उसमें से बच जाएंगे जिनकी मीन्स चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन हो सकती है। अगर मान लेते हैं कि आधा हमारे जो मीन्स हाफ एग्स हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, हाफ गैबिट्स खराब हो जाती हैं, हाफ तो होंगे जिन्हें चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन मिलेगी। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। अंडरस्टूड? आए बात समझ में? चलिए क्वेश्चन 17 कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन? 1 fear, 2 attention, 3 stimulus, 4 मेमोरी। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इमोशन से रिलेटेड है? इमोशन से रिलेटेड ऑप्शन कौन सा है इसमें? जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिखकर बताइए। इमोशन से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन होगा? फियर, अटेंशन, स्टिमुलस, मेमोरी। मेमोरी तो मेमोरी इज नॉट रिलेटेड टू इमोशन, स्टिमुलस भी इमोशन से रिलेटेड नहीं है, अटेंशन भी इमोशन से रिलेटेड नहीं है। इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फियर। ये इमोशन से रिलेटेड होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे को अपने मदर से दूर होने के इमोशन, डर, ये भी इमोशन से रिलेटेड होती है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पैटर्न्स ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग आइडेंटिफाई चिल्ड्रेन हु आर। पैटर्न्स ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग आइडेंटिफाई चिल्ड्रेन हु आर। ओके, डाइवर्जेंट थिंकिंग की जो पैटर्न होती है वो बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं, ऐसे बच्चों को जो डिसलेक्सिक होती हैं, क्रिएटिव होती हैं, रिसाइलेंट होती हैं या डिसेबल्ड होती है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग किस में आती है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? क्वेश्चन कहता है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग की जो बात आती है वो किस बच्चे में आती है? डिसलेक्सिक वाले बच्चों में जिन्हें रीडिंग प्रॉब्लम है, रिसाइलेंट जो चुप रहते हैं, डिसेबल्ड या डिसेबल्ड है, किसी न किसी में जो थोड़ी बहुत पीछे रह जाते हैं, ओके, उन बच्चों में, या क्रिएटिव बच्चों में। देन ऑप्शन विल बी क्रिएटिव। ऑप्शन विल बी क्रिएटिव। ओके, क्योंकि जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं वही डाइवर्जेंट थिंकिंग रखते हैं, अलग अलग तरीके से सोचते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले बच्चे क्या होते हैं? क्रिएटिव। अंडरस्टूड? चलिए आप अपना आंसर मैच कीजिए, करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड? इनमें से कौन सी एसिड है जो स्ट्रॉन्ग है? नाइट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसेटिक एसिड, टार्टेरिक एसिड। चलिए अब हम थोड़ी बहुत एसिड के बारे में जान लेते हैं, कौन सी चीज में कौन सी एसिड पाई जाती है। सिट्रिक एसिड किस में होती है? लेमन, ऑरेंजेस और बहुत तरह की होती हैं खट्टी चीजें। ओके, लेमन ऑरेंजेस में सिट्रिक एसिड जो जूसीली होती है, रसीली होती है, सिट्रिक एसिड होती है। और एसेटिक एसिड किस में होती है? एसेटिक एसिड विनेगर में, विनेगर एसेटिक एसिड होती है। टार्टेरिक एसिड किसमें होती है? इमली में, टैमारिन, टैमारिन इमली में होती है टार्टेरिक एसिड। देन ये सारे हो गए, क्योंकि अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे तो हम इसे ले नहीं पाएंगे, कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉरी, ये सारे के सारे वीक एसिड होंगे, वीक एसिड। देन स्ट्रॉन्ग एसिड कौन हो जाएगा? नाइट्रिक एसिड, HNO3 जिसे हम कहते हैं HNO3, हाइड्रोजन नाइट्रेट और नाइट्रिक एसिड। दिस इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न रेड लिटमस ब्लू? इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा? विच ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न रेड लिटमस ब्लू? रेड लिटमस को ब्लू करने वाला कौन सा यहाँ पे सब्सटेंस होगा? दैट वी हैव टू रिप्लाई। देन रेड लिटमस को ब्लू कौन से मीन्स क्या होते हैं, कौन सी चीज होती हैं जो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं? देन बेसिस। देन बेसिस, बेसिक चीजें जो होती हैं, बेसिस कन्वर्ट करती हैं रेड को ब्लू में, रेड टू ब्लू। अब हमें देखना यह होगा कि इनमें से कौन कौन सी चीजें जो हैं वो बेसिस हैं। क्या सॉफ्ट ड्रिंक बेसिस है? नो, सॉफ्ट ड्रिंक एसिडिक होती है, एसिडिक होती है। लेमन जूस ये भी खट्टा है, ये भी एसिडिक है। विनेगर ये भी खट्टा होता है, ये भी एसिडिक है। इट मीन्स बेकिंग सोडा सॉल्यूशन ये बेसिस है, इसीलिए
ये बेसिक होने की वजह से रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप गाइस दैट यू वुड हैव अंडरस्टूड इट वेरी क्लियरली। बहुत मजे किए होंगे, आपको बहुत अच्छा लगा होगा सेशन अटेंड। प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ।